Let us next discuss the homogeneous systems of linear equations. So a systems of linear equation is called the homogeneous systems if the constant terms in each terms if the constant term in each term is zero. तो अगर मेरे पास जो systems of linear equations है उसमें constant terms अगर जीरो है, हर एक equation में अगर constant term जीरो है, then such a linear system is called the homogeneous systems of linear equations. For example, तो लेट अस यहाँ मैं लिखता हूँ ax इक्वल टू बी. मान लीजिए ये मेरे पास सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है. अगर यहाँ पे b जो है वो जीरो है, इन केस ये जहाँ पे b जीरो है तो हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम्स. तो होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा जी, होमोजीनियस सिस्टम. और अगर ये b नॉट इक्वल टू जीरो है, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन दिस इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम. तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट इज द नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. और नेक्स्ट, अगर यहाँ पे b जीरो हो जाता है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसमें जीरो हो जाती हैं, देन सच ए सिस्टम इज कॉल्ड द होमोजीनियस सिस्टम. और इसका स्पेशल जो है वो हमारे पास बेनिफिट्स हैं कुछ. तो लेट अस सी ये नेक्स्ट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ मैंने 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू जीरो. और क्योंकि इसकी राइट साइड पे जीरो है, देन सच इज इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन. सेकंड, इसमें भी माइनस एक्स प्लस 5y प्लस 2z इक्वल टू जीरो, तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है. तो ये जो सिस्टम्स है मेरे पास, मैं बोलूंगा दिस इज ए होमोजीनियस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो ए सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड द होमोजीनियस. अगर जो राइट साइड्स पे अगर अगर मैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, तो अगर राइट साइड पे जहाँ पे जीरो आता है, एक्स इक्वल टू जीरो बन जाता है मेरे पास, देन सच ए सिस्टम इज कॉल्ड द होमोजीनियस सिस्टम. अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब हमने जो 12th में पढ़ा हुआ कि इस सिस्टम्स का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है या फिर इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होता है. बस लेट अस सी, अगर मेरे पास, क्योंकि ये राइट साइड पे जीरो है, तो अगर मुझे ये मैट्रिक्स डिस्कस करना है, एगमेंटेड मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का रैंक वही आएगा जो मेरे पास मैट्रिक्स ए का रैंक होगा. तो इसका मतलब इस केसेस में नॉन कंसिस्टेंसी का केस नहीं बनता है, क्योंकि जो सिस्टम इज सच अ सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका जो रैंक होगा और रैंक ऑफ ए के इक्वल ही आएगा, क्योंकि ये जो जीरो हम लोग कॉलम अटैच करेंगे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा मैट्रिक्स ए के ऊपर. और सो मैट्रिक्स ए का रैंक जो होगा वही इस पूरे का रैंक होगा, क्योंकि ये जो जीरो 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 है इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है ए के ऊपर. सो ए का रैंक वही होगा जो एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक होगा. तो इस केसेस में नॉन कंसिस्टेंसी का केस नहीं बनता. वी ऑलवेज हैव द सिस्टम कंसिस्टेंट. सो होमोजीनियस सिस्टम जो होता है दैट्स ऑलवेज कंसिस्टेंट. अब इसमें दो केसेस होते हैं, या तो इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा और या फिर इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे. लेट अस नेक्स्ट डिस्कस कि कब इसके यूनिक सोल्यूशन होगा और कब इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे. ओके, सो मेरे पास क्या है, मैं इस सिस्टम को सोल्व कर रहा हूं. एक्स इक्वल टू, तो मैं इस सिस्टम को सोल्व कर रहा हूं ए एक्स इक्वल टू जीरो. सो इस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू जीरो. अब ये देखो, मेरे पास दो केसेस होंगे. मान लीजिए मेरे पास जो मैट्रिक्स है मैं उसको इशेलन फॉर्म में चेंज करके लिख रहा हूं और वो ऐसे बन रही है मेरे पास 1 2 3 0, say here it is 4, here it is 5 and this is 0 0, यहाँ पे 6. तो मेरे पास से यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, x y z इक्वल टू 0 0 0
मान लीजिए मैं ये मेरे पास जो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको मैंने एगमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज किया ए में, और ये इचेलन फॉर्म ये बनती है। अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करता हूँ इस पूरे में, क्योंकि मेरे पास कितने पीवट्स हैं, वेरिएबल्स कितने हैं, जो लीडिंग एलिमेंट है वो 3 हैं, और मेरे पास वेरिएबल कितने हैं 3। तो इस केसेस में अगर मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो लास्ट वाली इक्वेशन से बनेगा 006 इंटू एक्स वाई जेड, सो 0x प्लस 0y प्लस 6z इज इक्वल टू 0, तो जहां से आएगा 6z इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास z की वैल्यू 0 निकलेगी। अब मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं 0 4y x y z, सो दिस इंप्लाइज 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज जब मैं z को 0 पुट करूंगा दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ, दिस इज x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसमें पुट करूंगा और ये z और y की वैल्यू इस्तेमाल करूंगा तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। सो इट मीन कि मेरे पास जो सोल्यूशन निकल रहा है वो z इक्वल टू x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 निकल रहा है। और इस केसेस को कैसे हम लोग माइंड में रखेंगे, इस केसेस में मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने ही मेरे पास जो है वो मेरे पास रैंक आएगा इस मैट्रिक्स का। सेकेंडली मैं इसको और भी इजीली कर सकता हूं, ये देखो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, दैट इज नॉन जीरो। सो इस केसेस में इसके पास जो डिटर्मिनेंट होगा नॉन जीरो होगा। सो इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, दैट इज 0 0 0 0 0 0। सिमिलरली सेकंड केस में लेता हूं, से मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको नॉन जीरो कर देता हूं। से मेरे पास एक सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसको मैंने एगमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज किया, तो यहाँ पे जो 0 आ रहा है से मैं इसको पहले रब कर देता हूं। अब इस केसेस में देखते हैं क्या बनता है। अब ये देखो, अब इसमें जो लीडिंग एलिमेंट है वो कितने हैं 1 और 2, लेकिन वेरिएबल कितने हैं मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो डेट मीन इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, आप लोग इक्वेशन लिखोगे इसको, सो दिस इज x प्लस 2 टाइम्स y प्लस 3 टाइम्स z इज इक्वल टू 0, और सेकंड में से आएगा 4 टाइम्स y प्लस 5 टाइम्स z इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशनें कितनी है मेरे पास, इक्वेशनें 2 हैं और वेरिएबल मेरे पास 3 है, तो इस टाइप के जो सिस्टम्स होगा इसके हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। और जितने वेरिएबल इसमें कम है, क्योंकि मेरे पास इक्वेशनें कितनी है 2 है, तो वेरिएबल कितने 3, जितनी इक्वेशनें इसमें कम है उतने वेरिएबल्स को हम लोग आर्बिट्ररी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट वाली इक्वेशन से मुझे वैल्यू निकालनी है y की, तो मुझे z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कुछ भी आर्बिट्ररी, और अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे y की वैल्यू आर्बिट्ररी चूज करनी पड़ेगी। तो इस वे से अगर मैंने से z को अल्फा चूज कर लिया एनी आर्बिट्ररी नंबर, देन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ z अल्फा, और उसको जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ से मैं x की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सो इस वे से हम लोग इनफाइनाइट जो है इसके वैल्यूज हमारे पास निकलेंगी सॉल्यूशंस की। तो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल हियर। So let us do this question, important question. So first note that the homogeneous systems of linear equation x equal to 0 have a trivial solution कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और सेकेंडली इसका ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा। So let us see the question. Find the values of k for which the systems, ये मेरे पास सिस्टम्स गिवन है 3k minus 8 x plus 3y plus 3z equal to 0, second 3x plus 3k minus 8y plus 3z equal to 0, and third 3x plus 3y plus 3k minus 8z is equal to 0 have a non-trivial solution। तो मुझे k की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए कि ये जो इक्वेशंस ऑफ सिस्टम्स है मेरे पास हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। अब देखो ये जो सिस्टम्स हमें गिवन है, क्योंकि इसकी राइट साइड क्या है, सबकी 0 0 0 कांस्टेंट वैल्यू 0 है, तो दिस सिस्टम इज ए होमोजीनियस सिस्टम। और होमोजीनियस सिस्टम्स के लिए क्या होता है, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो मैं यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 करके उसको एक्सपैंड करूंगा, वहां से मेरे पास वैल्यूज निकलेंगी k की। सो लेट अस एक्सपैंड इट। तो इसको एक्सपैंड करेंगे हम लोग। सो दिस इंप्लाइज इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं। सो 3k minus 8
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने छोड़ दिया, दिस बिकम्स अ 3k minus 8 whole square minus 9. So this minus 3 times फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, 3 इंटू 3k minus 8, 3 इंटू 3k minus 8 minus 9 plus 3 times. So फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मैंने हिडन किया, 3 इंटू 3 9, here it is 9 minus 3 into 3 times k minus 8, here it is bracket, that's equal to 0. So this implies 3k minus 8 as it is. This becomes a square minus b square, so a minus b, a plus b. So 3k minus 8 a कितना जहाँ पे 3k minus 8 और b कितना है 3, तो a minus b, 3k minus 8 minus 3, तो 3k minus 11. नेक्स्ट a plus b, 3k minus 8 plus 3, तो 3k minus 5 here. Next minus 3, now this becomes a 9k. 1 minute, इसको ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. So multiplying it, minus 3 into 3, this becomes a 9 times 3k minus 8, minus minus plus 27. नेक्स्ट प्लस, इसको एक्सपेंड करते हैं, 27 माइनस 9 टाइम्स 3k minus 8, that's equal to 0. This implies this as it is, minus 9 times 3k minus 8 or minus 9 times 3k minus 8, this becomes a minus 18 times 3k minus 8, or 27 plus 27, 54, that's equal to 0 here. Now this becomes a 3k minus 8 as it is, 3k minus 11 as it is, 3k minus 5 as it is. Now this becomes a minus 18 outside, common दोनों में, this becomes a 3k minus 8, 18 outside, this is minus 18 common, so here it is minus 3, that's equal to 0. So this as it is, 3k minus 8, 3k minus 11, 3k minus 5 as it is. Now here this becomes a minus 18, 3k minus 11, that's equal to 0. Now 3k minus 11 common outside, 3k minus 11 common, this into this multiply, this becomes a 9k square minus 24k, so 8 into 3 minus 24k, minus 15k, minus minus plus 40, and this 3k minus 11 outside, or we left with minus 18 here, that's equal to 0. So this becomes a 3k minus 11, here it is 9k square, minus 24k minus, so this becomes a minus 39k, plus 40 and minus 18 becomes a plus 22, that's equal to 0. So ये इसको फैक्टराइज हो गया है, so 9 minus 39k plus 22. अब इसको फैक्टराइज करते हैं, so 9 into 22, here it is 9 into 22, I can write it as 11 into 2, and this can be written as 3 into 3. So 11 into 3 and 3 into 2.
So 33 and 6, 39 and 9 into 22. So this becomes, तो इसके फैक्टर पर कर सकते हैं हम लोग. This can be written as 9k square minus 33k minus 6k and plus 22, that's equal to 0, and this 3k minus 11 as it is. So this 3k minus 11 as it is, this can be written as, यहाँ से इसको कॉमन निकालेंगे तो this becomes a 3k minus 11 and 3k minus 2. तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू निकली है, यहाँ से और यहाँ से 11/3, एंड यहाँ से क्या निकलेगी 2/3. So these are the values of k for which the given equations have a non-trivial solution. Thank you.